जय भीम इंडिया में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंबरनाथ यहां वर्षावास संबोधित कार्यक्रम संपन्न किया गया। बौद्ध विहार समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षिका लक्ष्मीबाई माने इन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत की। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज वर्षावास सांगता या विहारामध्ये साजरा झालेला आहे। संबोधी बुद्ध विहार महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड अंबरनाथ येथील भारतीय बौद्ध महासभेच्या शाखेच्या अंतर्गत हे विहार येते। इथे वर्षावास मालिकेमध्ये विविध विषयांवर आपण प्रवचनं ऐकली, लोकांना ज्ञानार्जनाचं एक साधन उपलब्ध करून या संपूर्ण मालिकेमध्ये बाबासाहेबांच्या जीवनावरील, त्यांनी केलेल्या कार्यावरील विविध विषयांवर लोकांनी अतिशय सुंदर असे प्रवचन दिले। त्यामुळे लोकांमध्ये नक्कीच याचा उपयोग होईल। असेच कार्यक्रम या विहारामध्ये गेले अनेक वर्ष सुरू होते आहेत आणि सतत राहतील। येथील सर्व कार्यकर्त्यांचे, या कार्यकारिणीचे आभार। पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथे हाऊसिंग शाखा सोसायटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड शाखेचा मी अध्यक्ष। आषाढी पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमापर्यंत त्या विहारामध्ये वर्षावास प्रवचन मालिका राबवलेली आहे आणि प्रत्येक पौर्णिमेला धार्मिक विधी आणि प्रवचन मालिका चालू केलेली आहे। आज या विहारामध्ये सांगता समारंभ, प्रवचन मालिकेचा सांगता समारंभ या ठिकाणात आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये सर्व उपस्थित आमचे सर्व सभासद, पाहुणे मंडळी, तालुक्याचे अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, तालुका सरचिटणीस असे सर्व उपस्थित होते आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी शांततेत पार पडलेला आहे। आज या कार्यक्रमाला लागले सकाळी गुरुजी, त्यानंतर बाबासाहेब गुरुजी, आमच्या विहाराचे अध्यक्ष शरद गुरुजी हे नेहमीच आम्हाला साथ देत असतात, मदत करत असतात। त्याचप्रमाणे सकाळी गुरुजी हे देखील वेळोवेळी जेव्हा जेव्हा त्यांना आमंत्रण केलं जाईल त्यावेळेस ते येऊन आम्हाला प्रबोधनपर असे मुद्दे ऐकवतात। त्यानंतर प्रवचनाच्या माध्यमातून लोकांना मंत्रमुग्ध करून त्यांच्या प्रवचनातून, गायनातून लोकांना शहीद करून देतात। त्यानंतर टपाल परिवारातर्फे जय भीम, नमो बुद्धाय। संबोधी बुद्ध विहार भारतीय बौद्ध महासभा या विहारामध्ये आषाढ पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा या कालावधीमध्ये वर्षावास मालिका राबवण्यात आली। या वर्षावास मालिका राबवण्याचा उद्देश असा असतो की धम्मानुयायांना धम्मानुसरण करण्याकरिता धम्माची अत्यंत गरज असते। त्या धम्माच्या शिकवणीप्रमाणे, बोधाप्रमाणे एक आदर्श बौद्ध माणूस निर्माण व्हावा, एक आदर्श मानव समाज निर्माण व्हावा या उद्देशाने तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी जे अनेक विषयाच्या अनुषंगाने आपले धम्म प्रवचन केलेले आहे
आणि हा मानवाला मानवतेचा संदेश दिलेला आहे। या उद्देशाने आपण ही वर्षावास मालिका राबवत असतो। ही वर्षावास मालिका राबवत असताना धम्म प्रचार प्रसार हा मुख्य कारण असलं तरी धम्माच्या अनुषंगाने माणूस हा नीतिमान व्हावा अशी आपली सर्वांची भगवान बुद्धाच्या धम्मोपदेशाने आपला प्रयत्न असतो। आणि जर हा नीतिमान समाज जर व्यवस्था निर्माण झाला तर तो नुसतं समाजालाच नव्हे, परिवारालाच नव्हे, देशालाच नव्हे, तर संबंध विश्वाला तो एक उत्तम स्थितीकडे नेण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि म्हणून जे या वर्षावास मालिकेमध्ये, कारण आपला समाज हा काही एवढा धनवान नाही, धम्मबुद्धाचा हातोर जसं दूध असं गोड, धम्मबुद्धाचा हातोर जसं दूध असं गोड, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर, गरिबाचा ज्योतिबा जगी झाला महात्मा, दुःखी दलितांचा जाणीला आत्मा, त्यानं दुःखी दलितांचा जाणीला आत्मा, गोळ्या झेंडेवर त्याचे असंख्य उपकार, गोळ्या झेंडेवर त्याचे असंख्य उपकार, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर, ती कबीराची वाणी ही रीत घुमते कानी, ती कबीराची वाणी ही रीत घुमते कानी, केली लोकांची सेवा त्याने आपल्या रंगाने, केली लोकांची सेवा त्याने आपल्या रंगाने, बुद्ध कबीर ज्योतिबा झाले महान भुवर, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर, त्यात भीमरावा माझा जशी दुधात साखर। बुल्ढाना में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में अचानक किसानों ने एकजुट होकर सड़ी सोयाबीन को जलाकर आंदोलन शुरू किया। कापूस उत्पादकांना न्याय, शेतकरी ज़्यादा बारिश की वजह से सोयाबीन और कपास जो फसल है वो पूरी गई है। सोयाबीन कपास उत्पादक किसान जो है वो खुदकुशी के कतार पर खड़ा है। केंद्र सरकार ने जो सोयाबीन आयात की है और पाम तेल और जो अपना खाने का तेल है उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की है, स्टॉक लिमिट बिठाया है। इसकी वजह से सोयाबीन के भाव बहुत कम हो चुके हैं। सोयाबीन को प्रति क्विंटल 8,000 रुपये भाव मिलना चाहिए, कपास को प्रति क्विंटल 12,000 रुपये भाव मिलना चाहिए। ऐसी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए और जो किसानों का नुकसान हुआ है तो सोयाबीन कपास उत्पादक किसानों को हेक्टर को 50,000 रुपये, कोई अट और शर्त नहीं रहेंगी, कोई मर्यादा नहीं रहेंगी, ये मदद मिलनी चाहिए। इसलिए 31 अक्टूबर 2021 को
रविवार को बुल्डाना में किसानों का बहुत बड़ा मोर्चा निकलने वाला है और यहाँ से पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में सोयाबीन कपास उत्पादक किसानों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज जो सोयाबीन जलाकर आंदोलन की शुरुआत की गई, क्या कहेंगे उसके? देखो, बारिश की वजह से हमारा पूरा सोयाबीन की फसल ख़त्म हो चुकी है, कपास भी ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि हमारे पास में जो अभी सोयाबीन बचा है वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए हमने वो सोयाबीन जलाकर सरकार को चेतावनी दी है कि आज हम खुदकुशी के कतार पर खड़े हैं। अगर सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आज हमने रोड पे आके सोयाबीन जलाई, कल जाके हम सरकार जलाने की भी कम नहीं करेंगे। जी, जो अभी किसान जो है गांजा और हर्बल तंबाकू के पेरने के लिए बात कर रहे हैं, अधिकारियों को निवेदन दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, तो वही बात है। महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। पश्चिम विदर्भ में 9 महीने में 775 किसानों ने आत्महत्या की है। उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने को वक्त नहीं है। लेकिन वो आर्यन खान का क्या चल रहा है, वो जेल में खाता नहीं खाता, उसकी चर्चा हो रही है। नवाब मलिक साहब के जवाई के पास में कौन सा ड्रग्स मिला, अफू मिली, गांजा मिला, हर्बल वनस्पति मिली, उसकी चर्चा हो रही है। अगर उसके पास में हर्बल प्रोडक्ट मिला है, वनस्पति, तो हमारे किसानों ने जो मांग की है कि हमें भी इसकी परमिशन देनी चाहिए लगाने की, तो ये मांग कुछ गलत नहीं है। अगर बाकी राज्यों में गांजा की परवानगी है तो हमारे इधर क्यों परवानगी सरकार देती नहीं, ये सवाल है। और किसान मर रहा है तो सरकार ने परमिशन देनी चाहिए, किसानों की मांग सही है। 21 अक्टूबर 1959 एक पड़ोसी देश चीन ने भारतीय सीमा पर हमला किया। उस समय भारतीय सीमा पर पर्याप्त सैनिक तैनात नहीं थे, इसीलिए चीन ने सहजता से घुसपैठ कर दी। वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने उनका पुरजोर विरोध किया। यह जानते हुए कि हमारा अंत हो रहा है, जवानों ने पुराने हथियारों और सामग्रियों से संघर्ष किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए 10 बहादुर पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पूरे देश में एक स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनरल सैल्यूट, सलामी। नेहमीप्रमाणे भारत तिबेट सीमेवर टेहळणी करीत असताना चीनी सैनिकांनी अचानक अत्याधुनिक शस्त्राद्वारे गोळीबार सुरू केला। याला 19 जवानांच्या पोलीस तुकडीने प्रतिकार केला। त्या प्रतिकारामध्ये 10 जवानांनी देशासाठी आपले प्राण अर्पण केले। या घटनेची आठवण म्हणून तसेच मागील वर्षी संपूर्ण भारतात आपले कर्तव्य बजावित असताना मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस अधिकारी अंमलदार यांची आठवण म्हणून 21 ऑक्टोबर रोजी हुतात्मा स्मृती दिनाच्या दिवशी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येते। यावर्षी 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत संपूर्ण भारतातील सर्व पोलीस दलातील एकूण 377 पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी आपले कर्तव्य बजावित असताना देशासाठी आपले प्राण अर्पण केले आहेत। त्या सर्वांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण आज इथे जमलो आहोत। त्या सर्वांना सतश नमन। जय हिंद। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है। नगर निगम चुनाव के बिगुल फूंकने से पहले बुल्ढाना जिले में भाजपा में एक बड़ी चिंगारी देखने को मिल रही है। चिखली भाजपा के चिखली शहर की महापौर श्रीमती प्रिया बोंद्रे और उनके पति कृणाल बोंद्रे को पार्टी से अचानक निष्कासित कर दिया गया है। विकास कामे करू न शकणाऱ्या निष्क्रियांनी जे भ्रष्टाचाराचे बिनबुडाचे जे आज आरोप केले, माझ्यासह माझे पती कुणालजी यांच्यावर जे भ्रष्टाचारी आरोप केले त्याचे मी खरोखर खंडन करते। याची कुठली पूर्वसूचना न देता त्यांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्याच्यामध्ये त्यांनी डिरेक्टली आम्हाला निष्कासित केलं असे त्यांनी घोषित केलं। आम्ही आज चिखलीकरांसाठी गेल्या 5 वर्षामध्ये जवळपास 600 ते 650 कामे आज चिखली नगर परिषदेच्या वतीने भरघोस असा निधी आम्ही स्वतः खेचून आणला आणि चिखली नगरपालिकेला स्वच्छ चिखली सुंदर चिखली हा जो आमचा मानस होता, हा मानस आम्ही सातत्याने चिखली शहरात विकास कामे करत होतो आणि ते विकास कामे कसे अडवता येतील, विकास निधी यांना कसा मिळणार नाही यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले। पण आम्ही तेवढ्यातून सुद्धा विकास निधी खेचून आणला, चिखली शहरात भरघोस असा निधी आणून भरपूर विकास कामे केली। याचाच कुठेतरी त्यांच्या मनात रोष निर्माण झाला की ज्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती त्या काळात देखील आम्ही भरघोस असा निधी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माजी मंत्री आदरणीय संजू मुकुटे साहेब यांच्या माध्यमातून देखील निधी खेचून आणला आणि जेव्हा आघाडी सरकार देखील आलं त्यावेळेस देखील आदरणीय राजेंद्रजी शिंगणे साहेब यांच्या माध्यमातून देखील आज आम्ही भरघोस असा निधी चिखली नगरपालिकेसाठी खेचून आणला। त्यामुळे त्यांच्या मनात कुठेतरी रोष निर्माण आहे, विद्यमान आमदारांच्या मनात कुठेतरी रोष निर्माण आहे की सत्ता नसताना देखील नगराध्यक्षांना निधी कसा आणि कुठून मिळत आहे तो कसा अडवला जाईल याचे सातत्याने त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्यामुळेच हा रोष निर्माण असताना कुठलीही पूर्वसूचना न देता त्यांनी डिरेक्टली प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्हाला त्याच्यातून भारतीय जनता पार्टीतून निष्कासित केल्याचे त्यांनी असे जाहीर आवाहन केले। पण फक्त नारळ फोडून किंवा उद्घाटने करून विकास कामे होत नसतात, त्यासाठी भरघोस असा निधी स्वतः जाऊन खेचून आणावाच लागतो आणि आज तो आम्ही चिखलीकरांमध्ये आज सर्वांच्या समोरच आहे की चिखलीकरांमध्ये सगळीकडे आज विकासाचे भरपूर असे कामं झालेले आहेत। रोड असतील, नाली असतील, घरकुल असेल, लाईट असेल, सभागृह असतील, प्रत्येक समाजाचे वेगवेगळे आपण सभागृह केलेले आहेत। भरपूर अशी कामे चिखली शहरामध्ये आज आपण केलेली आहेत। माझ्या विकास कामांना कुठेही या ठिकाणी वाव भेटत नव्हता, त्यांना थांबवण्याचा, विकास कामे थांबवण्याचा अनेक प्रयत्न केले। माझी जनतेमधील, युवकांमधील व गावातील नागरिकांमध्ये माझा वाढता लोकप्रियता बघून त्यांना कुठेतरी दळाववृत्ती झाली व त्याच्यातून नैराश्य त्यांना निर्माण झाले व या नैराश्यपोटी त्यांनी माझ्यावर ही सूडबुद्धीतून कारवाई केलेली आहे की येणाऱ्या नगरपालिकेमध्ये सुद्धा हा याचे नगरसेवक निवडून आल्यानंतर नगराध्यक्ष बनण्यासाठी याचे प्रयत्न राहतील। पुढे विधानसभेमध्ये आपल्याला काहीतरी डोईजड होईल या कारणामधूनच त्यांनी माझ्यावर पक्षातून हकालपट्टीची कारवाई केलेली आहे। बुधवार 20 अक्टूबर को नेशनल स्कूल के शिक्षक आशीष जोशी ने बताया कि अचलपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाने वाले एक सहायक शिक्षक की सगाई को उस स्कूल के चेतन शर्मा नाम के एक अन्य विवाहित सहायक ने तोड़ दिया।
इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अनसुना मामला दर्ज किया है। मैं आशीष सुभाष चंद्र जोशी, राष्ट्रीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर सहायक शिक्षक इस पद पर कार्यरत हूँ। 2013 से लेकर 2021 तक का मुझे अचलपुर के राजस्थानी ब्राह्मण समाज के माननीय अध्यक्ष श्री चेतन शर्मा जी द्वारा बदनाम करने के उद्देश्य से बार बार झूठे प्रकरणों में फंसाया गया। सर्वप्रथम झूठी सीढ़ी प्रकरण में, उसके पश्चात झूठे छेड़खानी प्रकरण में। इन दोनों प्रकरण को लेकर मेरी दीर्घ न्यायालयीन लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के पश्चात मैंने श्री चेतन शर्मा जी के अगेंस्ट माननीय जिला न्यायालय में 22 लाख का मानहानि का दावा ठोक रखा है। इतने प्रक्रिया के बावजूद भी माननीय श्री चेतन शर्मा जी शालीय आचार संहिता का बारंबार भंग कर रहे हैं और मुझे और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते इस बार उन्होंने जिस जगह मेरा वैवाहिक संबंध होना निश्चित हुआ था, वहां पर मेरे होने वाले भावी पत्नी को व्हाट्सएप द्वारा बहुत ही गलत जानकारियां प्रोवाइड की है, पहुंचाई है। उस व्हाट्सएप मैसेज में मेरे ऊपर भद्दे आरोप लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ मैंने मेरे स्कूल की मैनेजमेंट एवं मुख्याध्यापक साहब को ये लिखित तकरार दी है। इतना ही नहीं तो मैंने राज्य के पुलिस प्रशासन एवं अचलपुर के थानेदार महोदय को भी यह लिखित तकरार श्री चेतन शर्मा जी के अगेंस्ट दी है। इस प्रकरण में अपने व्हाट्सएप के साथ साथ उन्होंने कार्यालय में मेरे जो व्यक्तिगत दस्तावेज है, मेरे जो व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट है, उनकी भी चोरी की है और उस चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट को उन्होंने मेरे होने वाली भावी पत्नी के घर पर उनके जानकारी के लिए भेजा है और इस तरह से वो मेरे लाइफ में बारंबार इंटरफेयर कर रहे हैं और को मुझे बारंबार बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस कारणवश मैं आप सभी माननीय पत्रकारों के मार्फत अपने माननीय मैनेजमेंट से विनती करता हूं कि जिस प्रकार श्री चेतन शर्मा जी बार बार स्कूल आचार संहिता का भंग कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर योग्य कार्यवाही की जाए, अन्यथा इस प्रकरण को बहुत ही विकृत स्वरूप प्राप्त हो सकता है, जो मेरे लिए, माननीय शाला समिति के लिए, माननीय स्कूल के लिए और माननीय श्री शर्मा जी के लिए अयोग्य साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, ये लोग मुझे इस तरह के झूठे प्रकरण में फंसा रहे हैं तो भविष्य में ये मेरे साथ और भी कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, मेरे जान को भी धोखा इनसे हो सकता है। इसलिए आज यह बाइट मैं माननीय पत्रकारों सहित संपूर्ण जन समुदाय को दे रहा हूं। धन्यवाद। बुल्ढाना अंतर्गत आने वाले मलकापुर शहर में एकता नगर तथा पंत नगर के लुम्बिनी बौद्ध विहार में हर साल की तरह इस साल भी 3 महीनों तक वर्षावास का आयोजन खत्म हुआ। इस कार्यक्रम के समय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित बौद्ध आणि त्यांचा धम्म इस ग्रंथ का 3 महीनों तक का धम्म बुद्ध विश्वनाथ गुरचड़कर द्वारा पठन किया गया। तो हर साल की तरह यह साल भी हमारे यहाँ मतलब मलकापुर बुल्ढाना जिला के पंतनगर में लुम्बिनी महिला मंडल द्वारा हर साल भगवान बुद्ध और उनके ग्रंथ का पठन किया जाता है। इस साल भी बड़ी उत्सव और उल्लास के साथ सब लोगों ने मतलब महिला मंडल में और हमारे धम्म के जो भी उपासक है उपासिका है उनके चेहरे पर 3 महीने तक मैंने उत्साह देखा और यहाँ पर अपना धम्म ये और इनके जो बच्चे हैं जो बहुत आगे लेके जाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और 3 महीने तक यह ग्रंथ मैंने खुद पठन किया है और ये लोगों ने भी बड़ी दिलपच से ये इसको श्रवण किया है, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरु। और बाहर क्या हो रहा है? बाहर जो भोजन दान का कार्यक्रम है वो हर साल की तरह चलता है, इस साल भी चल रहा है, तो बाहर लोग भोजन का आस्वाद ले रहे हैं। आमच्या मोहल्ल्यामध्ये पंतनगर एकतानगर येथे वर्षावासा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने समाप्तीमुळे आज करोना
लुंबिनी बुद्धविहार समिती महिला मंडळ यांनी हा कार्यक्रम खूप यशस्वीरित्या पार पाडलेला आहे। आज सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी आमंत्रण देऊन आज वर्षावासाचा कार्यक्रम हा पंतनगर येथे संपन्न होत आहे। आमच्या महिला मंडळांनी कोणाचं मदत न घेता स्वयंस्फूर्तीने स्वतःच्या खर्चातून हा जो कार्यक्रम एवढं मोठं बुद्धविहार बांधलेला आहे, एवढं मोठा हर वर्षी प्रत्येक वर्षी भगवान बुद्धाच्या जयंतीनिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त भोजनदानाचा कार्यक्रम हा महिला मंडळ मोठ्या उत्साहाने साजरा करत असतात। करिता आम्ही त्यांच्या सदैव पाठीशी आहे। बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने 14 से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी। आंदोलन के दौरान जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शहर असेल या ग्रामीण असेल या दोन्ही भागात या काळामध्ये जे काही सत्ता परिवर्तन झालं त्यामुळे ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात जनतेचं आणि त्या भागाच्या विकासाचं नुकसान झालं। शहरी भागातही मोठ्या प्रमाणात जनतेचा आणि त्या भागाच्या शहराच्या विकासामध्ये अडचणी आहेत। आपण पाहिलं असेल विकासाच्या नावाने नागपूर शहरामध्ये जे काही विकासमुळं मानले जातात ते विकासमुळं आता खाली पडायला लागले। असे विकास पुरुषांचं चित्र आज जनतेच्या समोर यायला लागलेले आहे आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सगळ्या ठिकाणी परवानगी कसं राहील याच्यावर सगळ्या सूचना आज प्रदेश कार्यकारिणीमध्ये देण्यात आल्या। येत्या 14 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारने वाढवलेली महागाई त्या जीवनावश्यक वस्तूंची किमती त्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांचं जे आहे ते मुश्किल झालं। साधा दिवाळीसारखा सण सुद्धा साजरा करू शकणार नाही परिस्थितीमध्ये सरकारच्या महागाईच्या बाजूने सातत्यानं केंद्र सरकार राहिलं त्याच्यामुळे सर्वसामान्यांची सुद्धा दिवाळीसुद्धा साजरी करता येणारे अशा परिस्थिती निर्माण झाली। 14 ते 29 नोव्हेंबर एक सप्ताह देशभरामध्ये साजरा केला जाईल आणि त्या सप्त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी या महागाईच्या धोरणाच्या विरोधात जेल भरो आंदोलन सुद्धा काँग्रेसच्या वतीनं केलं जाणार। या पद्धतीचं नियोजन सुद्धा आजच्या मीटिंगमध्ये आम्ही केलेलं आहे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730 महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896 73855 19190 मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जलापूर्ति योजना को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे और परतवाड़ा थाने को राशि उपलब्ध कराएंगे। मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इस योजना को पूरा करने पर प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 27,000 गांवों को हर घर में पानी की आपूर्ति दी जाएगी। निमित्ताने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि जमलेले माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बच्चू भाऊ तुम्हाला मी खास धन्यवाद देतोय, कारण तुम्ही पुढाकार घेतलात, पाठपुरावा केलात आणि त्या पाठपुराव्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष साजरा होताना जनतेला दिसतो आहे। मगाशी आपण बोलताना बोललात की मुख्यमंत्री म्हणून माझं नाव त्या पाठीवरती कोरलं गेलं। हा सुद्धा माझा भाग्याचा एक क्षण आहे, नक्कीच भाग्याचा क्षण। अमरावती तशी काय मला नवीन नाहीये। अमरावतीमध्ये, अचलपूरमध्ये अनेक वेळा मी आलेलो आहे, शिवसेना प्रमुखांसोबत आलेलो आहे, माझ्याही सभा झालेल्या आहेत, मेळघाटला सुद्धा गेलेलो आहे। साहजिकच आहे आज मुख्यमंत्री म्हणून या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मलाही तिथे प्रत्यक्ष येण्याची इच्छा होतीच आणि आहेच, आणि ती इच्छा असल्यामुळेच पुढचा जो कार्यक्रम आपण सांगितलेला आहे त्या कार्यक्रमासाठी तर मी नक्की येईनच येईन, पण त्यापूर्वी सुद्धा मी अमरावतीकरांच्या भेटीला आल्याशिवाय राहणार नाहीये। आज दोन गोष्टींचं आपण लोकार्पण करतो आहोत ज्याचा उल्लेख झाला, आणि दोन्ही गोष्टी या जनतेच्या आयुष्यासाठी फार महत्वाच्या असतात। एक म्हणजे आपलं गुंडांपासून रक्षण करणारा आपला पोलीस दादा आणि पोलीस ताई, त्यांच्यासाठी एक हक्काचं असं पोलीस स्टेशन आणि त्यांचं निवासस्थान। काल परवाच माझा एक कार्यक्रम झाला होता, कालच मला वाटतं, आणि तो कार्यक्रम सुद्धा अनेक वर्ष का झाला नव्हता याची मला कल्पना नाही, पण आपल्या पोलीस महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडेजींनी काही दिवसांपूर्वीच एक प्रस्ताव आमच्या समोर आणला, म्हणजे मी होतो। अम्बोड़ा के एक छोटे किसान गणेश किशन तायडे ने 21 अक्टूबर को जिलाधिकारी को दिए एक बयान में कहा कि अम्बोड़ा झरी शिवारा समूह संख्या 174 में 1 हेक्टर 60 आर खेत है। मुनाफा नहीं होने के कारण मैंने जिलाधिकारी को बयान दिया है कि मैं ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहा हूं, इसीलिए मांग की है कि गांजा और हर्बल तंबाकू की खेती के लिए अनुमति दी जाए। मागील 3 वर्षापासून सततची नापिकी, कधी ओला दुष्काळ कधी कोरडा दुष्काळ, यामुळे जो हाती आलेला हा उत्पन्नाचा जो घास आहे ऐन टायमावर हा निसर्ग हिरावून नेतो, आणि त्यातल्या त्यात जो सोयाबीनला खर्च येतो तो सुद्धा आज निघणं कठीण झालेला आहे। एकरी 8-9 हजाराची सोयाबीन होऊन राहिली आणि एकरी खर्च हा 17 हजाराचा आहे। त्याच्यामुळे आणखीन शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटल्या जात आहे। त्यामुळे किंवा आता आपण इथून पुढे शेती कशी करावी यासाठी मी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मला 10 गुंठ्यामध्ये हर्बल तंबाखू आणि 10 गुंठ्यामध्ये गांजा लागवड करायची परमिशन मिळण्याबाबत मी आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। त्यांनी काय तुम्हाला? हां, तर त्यांनी दिलेलं आहे की तुम्हाला ह्याचं परमिशन कोण देणार? म्हणलं सर आमची मागणी आहे, आमची मागणी ज्यावेळेस ते नाकारतील त्यावेळेस आम्ही रस्त्यावर उतरून सरकारला त्याचा जाब विचारू, आणि तुम्हीच सांगितले विकेल ते पिकेल। आज रोजी तंबाखू आणि गांजा हा जास्त प्रमाणात विकला जातो, तर त्याची परमिशन आम्हाला देण्यात यावी। शेगांव शहर आनंद बौद्ध विहार में वर्षावास का समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम के 3 महीने बाद वर्षावास में भंते जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही और डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित बौद्ध आणि त्यांचा धम्म इस ग्रंथ का 3 महीनों तक धम्म भगिनी ज्योति श्याम सकर द्वारा पठन किया गया। म्हणून आपल्या साधारण गोष्टी लक्षात आल्या पाहिजेत की भगवान बुद्धाच्या काळापासून जे वर्षवास चालू आहे, वर्षावास म्हणजे काय? वास्तव्य करणे. वर्षा म्हणजे पाऊस. पावसाळ्याच्या दिवशी एका ठिकाणी संघ वास्तव्य करत असतो. काय करत असतो? अधिष्ठान करत असतो. आणि म्हणून 3 महिने एका ठिकाणी जे अधिष्ठान होतं तर ते आता समाप्त होतं. त्या अधिष्ठानात भिक्षू काय करत असतो? अधिष्ठान घेऊन काय करतो की त्यांनी 8 महिने केलेल्या प्रचार आणि प्रसाराचं तो चिंतन मनन करतो की मी जनतेला काय सांगायला पाहिजे होतं, मी कुठलं आचरण करायला पाहिजे होतं, जनतेला काय कळणार आहे किंवा माझ्या आचरणात कुठली खोट होती का, तो 3 महिन्यापर्यंत एका ठिकाणी राहून चिंतन मनन करतो. अशा प्रकारे जेव्हा हा अधिष्ठान त्याचं समाप्त होतं 3 महिन्याचं, तेव्हा त्या कार्यक्रमाला आजचं काय म्हणतात, आजचा कार्यक्रम पवर्ण दिवस. बुद्ध आहे. मी ज्योती प्रमोद शामस्कार शेगाव इथून बोलत आहे. आज आनंद बुद्ध विहार या ठिकाणी धम्मग्रंथाच्या धम्मपद या ग्रंथाच्या पठणाचे समारोपीय कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आषाढी पौर्णिमेपासून तर आश्विन पौर्णिमेपर्यंत या ठिकाणी भदंत धम्मसागर थेरो यांच्या मधुर वाणीतून या ठिकाणी धम्मपद या ग्रंथाचं सद्धम्म आम्हाला शिकवला आणि या शेगाव नगरीमध्ये खरोखर एक सत्यधम्म आम्हाला समजला. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.